हम देख रहे हैं लीवर और इस वीडियो में हम इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला पॉइंट है लार्जेस्ट ग्लैंड, यानी कि लीवर हमारे बॉडी में पाए जाने वाले सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। और यदि आपसे पूछा जाए एंडोक्राइन ग्लैंड तो वो होती है थायराइड। वेट, तो लीवर का नियर अबाउट 1.5 kg वेट होता है। लोकेशन, यानी कि लीवर कहाँ पाया जाता है, तो देखिए लीवर राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पाया जाता है। और लीवर दो लोब से मिलकर बनता है। मान लीजिए लीवर है तो इसमें दो लोब होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। एंड इसका राइट लोब लेफ्ट लोब की अपेक्षा 6 गुना बड़ा होता है, 6 टाइम्स मोर देन लेफ्ट लोब। कवरिंग, तो देखिए लीवर पर गिल्सन कैप्सूल की कवरिंग पाई जाती है। और लीवर में सेल, तो लीवर में पाई जाने वाली सेल को हिपेटोसाइट कहता है। यूनिट ऑफ लीवर, लीवर की यूनिट होती है हिपेटिक लोब्यूल, जो कि लीवर में 50,000 से लेकर 1 लाख तक पाई जाती है। और लीवर में पाई जाने वाली मैक्रोफेजिक सेल्स को कूफर सेल कहते हैं। अब हम जान लेते हैं हिपेटोसाइट। तो देखिए हिपेटोसाइट लीवर की सेल्स को कहता है, यानी कि लीवर में पाई जाने वाली सेल्स को हिपेटोसाइट कहते हैं, जिसमें बीच में एक न्यूक्लियस पाया जाता है। जरूरी नहीं है कि इसमें एक ही न्यूक्लियस पाया जाए, हो सकता है इसमें आपको 4, 5, 6, 7 न्यूक्लियस भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि लीवर में एबिलिटी टू अंडरगो माइटोसिस एंड रीजनरेशन, लीवर की सेल्स में माइटोसिस और रीजनरेशन की पावर पाई जाती है, इसलिए इनके न्यूक्लियस एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो हम बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो आप जानते हैं किसी भी ऑर्गन में या किसी भी टिश्यू में जो उसका स्टार्टिंग होती है वो उसकी सेल्स होती है। तो हम लीवर को उसकी सेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो लीवर की सेल होती है हिपेटोसाइट, जो लीवर की सेल होती है। एंड ये आपस में मिलकर, यानी कि लीवर की कई सारी सेल आपस में मिलकर एक प्लेट बनाती हैं, जिसे हिपेटिक प्लेट कहते हैं। एंड ये हिपेटिक प्लेट यदि एक सराउंडिंग, यानी कि गोलाकार व्यवस्था में इस तरह से अरेंज हो जाए तो इसे हम कहते हैं हिपेटिक लोब्यूल। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिपेटिक लोब्यूल को ही लीवर की यूनिट कहता है, यानी कि हिपेटिक लोब्यूल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। इसके बाद आता है हिपेटिक लोब एंड लास्ट में लीवर। तो आप इसे समझ गए होंगे। अब देख लेते हैं। मान लीजिए ये एक हिपेटोसाइट है, ये एक हिपेटोसाइट है लीवर की, और ये इस तरह से अरेंज हो जाती है। तो देख रहे हैं आप, इसमें कई सारी हिपेटोसाइट आपस में मिलकर एक प्लेट बना लेती हैं इस तरह से। तो इसे हम कहते हैं हिपेटिक प्लेट। और इन सेल द्वारा बाइल का फॉर्मेशन होता है, तो इसलिए इनके बीच में जो स्पेस पाया जाता है, यहाँ पे बाइल भरा रहता है, तो इसे हम कहते हैं बाइल कैनालिकुलस। तो इसे हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। तो आप इसे इस डायग्राम में समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, हमने बताया था आपको, यहाँ पे एक ये क्या है, हिपेटोसाइट है, और कई सारी हिपेटोसाइट आपस में मिलकर एक लंबी चैन बना लेती हैं इस तरह से। इसे हम कहते हैं हिपेटिक प्लेट, हिपेटिक प्लेट। और इन हिपेटिक प्लेट के बीच में बाइल का फॉर्मेशन होता है इन सेल द्वारा, तो इसलिए इसके बीच के स्पेस को बाइल कैनालिकुलस कहते हैं, जो कि आगे जाकर बाइल डक्ट में खुल जाती है। और दो हिपेटिक प्लेट के बीच में, एक हिपेटिक प्लेट ये है एंड एक ये है, इनके बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसे साइनोसॉइड कहता है, साइनोसॉइड कहते हैं। और इसका ओरिजिन होता है सेंट्रल वेन से, यानी कि यदि जब भी हम लीवर के लोब्यूल की बात करेंगे तो उसका जो सेंटर पार्ट होगा उसे कहते हैं सेंट्रल वेन। तो इसे हम आगे समझते हैं। तो यहाँ पे हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने एक हिपेटिक लोब्यूल बनाया है, जो कि लीवर की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। तो इसका सेंटर में
सेंट्रल वेन पाई जाती है। मान लीजिए ये हिपेटिक लोब्यूल का सेंट्रल पार्ट है और इसी तरह से ये सब स्ट्रक्चर्स के चारों तरफ ऐसे पाए जाएंगे। तो हम यहाँ पे इसका केवल एक पोर्शन ले रहे हैं। तो इसके पेरिफ्री में एक पोर्टल ट्रायड पाया जाता है जिसमें 3 ब्रांचेस होती हैं, हिपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन एंड बाइल डक्ट। तो इन तीनों के अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि इनका पाथवे किस तरह से होता है। तो देखिए, इनमें से हिपेटिक आर्टरी एंड पोर्टल वेन, इन दोनों का पाथवे सेंट्रल वेन की तरफ होता है, यानी कि ये पेरिफ्री से सेंट्रल वेन की तरफ मूव करती हैं और अपना डिस्चार्ज सेंट्रल वेन की तरफ लेके आती हैं। जबकि बाइल का पाथवे या डायरेक्शन सेंटर से पेरिफ्री की तरफ होता है और इस बीच वाले पोर्शन को जिसमें ये पाथवे होता है उसे साइनोसॉइड कहते हैं। तो इस पोर्टल ट्रायड के ब्रांचेस को हम बारी बारी से समझने की कोशिश करते हैं। बस आपको याद रखना है, इस पोर्टल ट्रायड और सेंट्रल वेन के बीच में पाए जाने वाले स्पेस को साइनोसॉइड कहते हैं। तो देख लेते हैं। नंबर 1 है हिपेटिक आर्टरी। तो आप जानते होंगे हमारे लीवर में डबल सर्कुलेशन पाया जाता है, जिसमें से हिपेटिक आर्टरी जो कि हमारे हार्ट से प्योर ब्लड को लेकर लीवर में आती है, एंड नंबर 2 पोर्टल वेन, ये हमारे इंटेस्टाइन से इम्प्योर ब्लड को लेकर लीवर में आती है। तो पहले हम देख रहे हैं हिपेटिक आर्टरी, इसका पाथवे क्या होता है। तो देखिए, हिपेटिक आर्टरी एओर्टा से अराइज होती है। आप जानते हैं हमारे एओर्टा से हमारे शरीर की सारी आर्टरी अराइज होती है। तो इसी तरह से हिपेटिक आर्टरी भी एओर्टा से अराइज होती है, जिसके बाद वो साइनोसॉइड में आती है। तो यहाँ पे हमने देखा था, ये है हिपेटिक आर्टरी जो कि साइनोसॉइड में खुलती है और इसी तरह से सेंट्रल वेन की तरफ आती है और ये सेंट्रल वेन में अपना डिस्चार्ज छोड़ देती है। तो यहाँ पे है एओर्टा से साइनोसॉइड, देन सेंट्रल वेन, इसके बाद आती है हिपेटिक वेन जो कि सेंट्रल वेन से अराइज होती है, देन इंफीरियर वेना केवा एंड लास्ट में राइट एट्रियम। हार्ट के राइट एट्रियम में ये सारा ब्लड चला जाता है। अब बात करते हैं हम पोर्टल वेन की। तो देखिए, पोर्टल वेन हमारे स्टमक, इंटेस्टाइन, पैंक्रियास एंड स्प्लीन से अराइज होती है, जिसमें से स्टमक, इंटेस्टाइन एंड पैंक्रियास से एक वेन निकलती है जिसे हम कहते हैं सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन, एंड स्प्लीन से स्प्लेनिक वेन। इन दोनों वेन का डिस्चार्ज पोर्टल वेन के थ्रू साइनोसॉइड में आ जाता है एंड देन लास्ट में सेंट्रल वेन में, एंड आगे उसी तरह से हिपेटिक वेन एंड लास्ट में राइट एट्रियम में चला जाता है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं बाइल डक्ट को। तो देखिए, आप जानते हैं लीवर में बाइल का फॉर्मेशन होता है। तो ये लीवर में बनने के बाद इंटेस्टाइन में कैसे जाता है, तो यहाँ पे हमें वही देखना है। तो हमने बताया था कि हिपेटोसाइट्स आपस में जुड़कर एक हिपेटिक प्लेट बना लेती हैं कुछ इस तरह से, और इनके बीच में ही बाइल का फॉर्मेशन होता है इन सेल्स द्वारा, और इसके बीच के स्पेस को क्या कहते हैं, बाइल कैनालिकुलस। तो बाइल कैनालिकुलस से बाइल होता हुआ बाइल डक्ट में आता है। इसके बाद ये ओपन होता है कॉमन बाइल डक्ट में, यानी कि हमारे लीवर की राइट एंड लेफ्ट हिपेटिक डक्ट मिलकर कॉमन बाइल डक्ट बना लेती है, और इसमें ही आगे जाकर गाल ब्लैडर से सिस्टिक डक्ट के द्वारा बाइल ऐड हो जाता है और लास्ट में आके वो इंटेस्टाइन में ओपन हो जाता है। तो ये होता है बाइल का पाथवे। तो आप जानते होंगे हमारे लीवर में जितना भी बाइल बनता है, मान लीजिए हमारे लीवर में 1 लीटर मतलब यानी कि 1000 ml बाइल बना, तो उसमें से गाल ब्लैडर में पहुंचने पर ये 10% रह जाता है, यानी कि ये पूरा कंसंट्रेट हो जाता है। तो गाल ब्लैडर का काम होता है बाइल को स्टोर करना और उसे कंसंट्रेट करना। अब हम देखते हैं कि बाइल का कंपोजिशन क्या होता है। तो देखिए, हमारे लीवर में प्रतिदिन 800 से 1200 ml बाइल बनता है। तो बाइल में 97.6% वाटर होता है एंड 2.4% सॉलिड्स होता है, यानी कि बाइल
वाटर और सॉलिड से मिलकर बनता है। तो हम जान लेते हैं कि सॉलिड्स में क्या क्या होता है। तो देखिए सॉलिड्स में दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जिसमें से ऑर्गेनिक में बाइल सॉल्ट्स जो कि होते हैं सोडियम एंड पोटेशियम, बाइल पिगमेंट होता है बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड, लेसिथिन एंड म्यूसिन। तो म्यूसिन जो होता है ये बाइल में गाल ब्लैडर से ऐड होता है, यानी कि इसका फॉर्मेशन गाल ब्लैडर में होता है जो कि बाद में बाइल में ऐड हो जाता है। आप देख लेते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो बाइल में सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम क्लोराइड एंड बायोकार्बोनेट भी होते हैं एज अ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम जान लेते हैं कि लीवर के क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो नंबर 1 है मेटाबॉलिक फंक्शन, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मैनी हार्मोन्स। तो देखिए जब भी हम कोई फूड खाते हैं तो वो हमारी इंटेस्टाइन में पहुंचता है, जहां पे उसका डाइजेशन होता है और उसके बाद वो पोर्टल वेन के थ्रू हमारे लीवर में पहुंच जाता है, जहां पर उसका मेटाबोलाइजेशन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड हार्मोन्स, इन सभी का मेटाबोलाइजेशन लीवर में होता है। इसके बाद है नंबर 2 स्टोरेज फंक्शन। तो लीवर विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B12, ग्लाइकोजन, अमाइनो एसिड, आयरन एंड फोलिक एसिड, इन सभी को स्टोर भी करता है। सिंथेटिक फंक्शन, यानी कि लीवर में क्या क्या बनता है, तो देख लेते हैं। ग्लूकोज बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस द्वारा लीवर में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। नंबर 2 ऑल प्लाज्मा प्रोटीन। जितनी भी प्लाज्मा प्रोटीन होती हैं सबका फॉर्मेशन लीवर में ही होता है, सिवाय एंटीबॉडीज को छोड़कर, यानी कि इम्यूनोग्लोबिन्स को छोड़कर सभी प्लाज्मा प्रोटीन्स का फॉर्मेशन लीवर में होता है। क्लोटिंग फैक्टर्स, क्लोटिंग फैक्टर्स भी लीवर में बनते हैं। हार्मोन बाइंडिंग प्रोटीन्स, स्टेरॉयड एंड हिपेरिन, इन सभी का फॉर्मेशन लीवर में ही होता है। सिक्रेशन ऑफ बाइल। तो आप जानते हैं लीवर बाइल का सिक्रेशन करता है, ये इसका बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन है। इसके बाद है एक्सक्रीटरी फंक्शन। तो देखिए लीवर एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है। तो इसमें कोलेस्ट्रॉल, बाइल पिगमेंट, हैवी मेटल्स जैसे कि लीड, आर्सेनिक, बिस्मथ, टॉक्सिन, बैक्टीरिया एंड वायरस बाइल के साथ हमारे इंटेस्टाइन में आ जाते हैं, जिसके बाद वो हमारे फीकस द्वारा बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये सभी हमारे बॉडी के लिए हानिकारक होता है, इसलिए इनका एक्सक्रीशन करना जरूरी है। इसके बाद है हीट प्रोडक्शन। लीवर हीट प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। नंबर 7 हीमोपोएटिक फंक्शन। इन फीटस लीवर प्रोड्यूसेस ब्लड सेल्स। तो फीटस लाइफ में लीवर ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करता है। एंड लीवर में विटामिन B12 पाया जाता है जो कि इरिथ्रोपोइसिस में हेल्प करता है, यानी कि RBC के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। एंड लीवर में आयरन भी स्टोर रहता है जो कि हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो ये तीनों फंक्शन लीवर के ब्लड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। एंड लास्ट है डिटॉक्सिफिकेशन, फेगोसाइटोसिस बाय कूफर सेल। तो देखिए हमारी बॉडी में बहुत से ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं, उन सभी का लीवर डिटॉक्सिफिकेशन कर देता है। तो लीवर में कूफर सेल पाई जाती हैं जो कि फेगोसाइटोसिस करती हैं और इन सभी सब्सटेंस को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो देखिए हमने गॉल ब्लैडर के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे नोट कर लिया है और आपको एग्जाम में इनसे बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी एनाटॉमी की। तो देखिए गॉल ब्लैडर एक पियर शेप्ड ऑर्गन होता है जिसकी 9 सेंटीमीटर लेंथ होती है, यानी कि ये 9 सेंटीमीटर लंबा होता है और इसकी कैपेसिटी 50 ml, यानी कि इसमें एक बार में 50 ml बाइल स्टोर हो सकता है। और इसमें जो डक्ट अराइज होती है उसे कहते हैं सिस्टिक डक्ट। लाइन बाय सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, यानी कि गॉल ब्लैडर में सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम पाई जाती है। बाइल सीक्रेटेड फ्रॉम लीवर स्टोर्ड इन जीबी। तो आप जानते होंगे लीवर से सीक्रेट होने वाला बाइल गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर, यानी कि यदि गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दिया जाए तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कोलेस्टेक्टोमी। तो ये भी आपको याद रखना है। अब जान लेते हैं कि गॉल ब्लैडर के क्या क्या फंक्शन होते हैं।
तो पहला फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ बाइल, तो गॉल ब्लैडर बाइल का स्टोरेज करता है। नंबर 2 है कंसंट्रेशन ऑफ बाइल, तो ये गॉल ब्लैडर का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। आप जानते हैं लीवर से बाइल का सिक्रेशन होता है, तो लीवर से सिक्रेट होने के बाद बाइल गॉल ब्लैडर में जाता है, जहाँ पे जाके वह कंसंट्रेट होता है। मान लीजिए यदि लीवर से पर डे 1 लीटर बाइल सिक्रेट होता है, तो वो गॉल ब्लैडर में जाकर 100 ml में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि यहाँ पर 5 to 10 टाइम्स कंसंट्रेशन होता है, क्योंकि म्यूकोसा ऑफ गॉल ब्लैडर रैपिडली रीअब्जॉर्ब वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स एक्सेप्ट कैल्शियम एंड पोटेशियम, यानी कि गॉल ब्लैडर की म्यूकोसा बाइल में से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, सिवाय कैल्शियम एंड पोटेशियम के। कैल्शियम एंड पोटेशियम को वह एब्जॉर्ब नहीं करती है। इसके अलावा बाइल सॉल्ट्स, बाइल पिगमेंट, कोलेस्ट्रॉल एंड लेसिथिन, इन्हें भी रीएब्जॉर्ब नहीं किया जाता है। इसके बाद है तीसरा फंक्शन अल्टरेशन ऑफ पीएच ऑफ बाइल, यानी कि गॉल ब्लैडर में आकर बाइल की पीएच चेंज हो जाती है। यदि लीवर में बाइल की पीएच 8.6 रहती है, तो गॉल ब्लैडर में आके वह 7.6 हो जाती है, यानी कि लेस अल्कलाइन हो जाती है। इसके बाद है सिक्रेशन ऑफ म्यूसिन। गॉल ब्लैडर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है म्यूसिन का सिक्रेशन करना, एंड यह म्यूसिन लुब्रिकेंट की तरह वर्क करता है। इसके बाद है मेंटेन प्रेशर इन बिलियरी सिस्टम, यानी कि ये बिलियरी सिस्टम में प्रेशर को मेंटेन करता है, एंड उसका प्रेशर 7 cm H2O बनाए रखता है। अब बात कर लेते हैं फिलिंग एंड एम्प्टिंग ऑफ गॉल ब्लैडर, यानी कि गॉल ब्लैडर किस तरह से भरता है एंड किस तरह से खाली होता है। तो सबसे पहले है ड्यूरिंग फास्टिंग, यानी कि जिस समय हम कुछ खाते नहीं हैं या फिर भूखे रहते हैं, उस समय स्पिंटर ऑफ ओडाई बंद रहता है, एंड इसी समय जो हमारा प्रेशर है वो 7 cm H2O रहता है, और बाइल गॉल ब्लैडर में एंटर कर जाता है। देन नंबर 2 है टेकिंग फूड, और जब हम कुछ खाते हैं तो स्पिंटर ऑफ ओडाई खुल जाता है, यानी कि स्पिंटर ऑफ ओडाई इज ओपन और प्रेशर बढ़कर 20 cm H2O हो जाता है, और गॉल ब्लैडर से बाइल निकलकर इंटेस्टाइन में आ जाता है। अब जान लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि गॉल ब्लैडर के स्टिमुलेशन को अफेक्ट करते हैं। नंबर 1 है न्यूरल फैक्टर्स। तो देखिए स्टिमुलेशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्व, यानी कि पैरासिम्पैथेटिक नर्व के स्टिमुलेशन से एसिटिलकोलिन रिलीज होता है, जो कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर, यानी कि गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ये था न्यूरल फैक्टर। एंड नंबर 2 है हार्मोनल फैक्टर। तो देखिए जब भी हम कोई फैटी फूड खाते हैं, यानी कि फैटी काइम एंटर इनटू द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन सीक्रेट कोलेस्टोकाइनिन। जैसे ही हम कोई फैटी फूड खाएंगे, हमारी इंटेस्टाइन कोलेस्टोकाइनिन हार्मोन सीक्रेट करती है, जो कि गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करती है, एंड गॉल ब्लैडर से बाइल का सिक्रेशन होता है, जो कि इंटेस्टाइन में आ जाता है। अब जान लेते हैं गॉल स्टोन। तो देखिए कई बार गॉल ब्लैडर में स्टोन या पथरी भी बन जाती हैं, जो कि 3 टाइप की होती हैं। नंबर 1 प्योर गॉल स्टोन्स, जिनके चांसेस 10% होते हैं। नंबर 2 मिक्स्ड गॉल स्टोन, जो कि सबसे कॉमन होती है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा बनती है और इनके चांसेस 80% होते हैं। एंड एक होती है कंबाइंड गॉल स्टोन्स, ये भी कम होती हैं, यानी कि इनके चांसेस भी 10% होते हैं। रेफर्ड पेन, गॉल ब्लैडर पेन इज रेफर्ड टू द बैक और शोल्डर टिप, यानी कि कई बार गॉल ब्लैडर का दर्द, गॉल ब्लैडर का पेन शोल्डर के टिप पर महसूस होता है, इसे गॉल ब्लैडर का रेफर्ड पेन कहते हैं। तो हम देख लेते हैं इसका पाथवे क्या क्या होता है। तो आप जानते हैं लीवर के नीचे गॉल ब्लैडर पाया जाता है। तो देखिए लीवर से 2 डक्ट अराइज होती है, लेफ्ट हिपेटिक डक्ट एंड राइट हिपेटिक डक्ट। ये दोनों आपस में मिलकर कॉमन हिपेटिक डक्ट बना लेती है। इसके बाद गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर से निकलने वाली डक्ट को सिस्टिक डक्ट कहते हैं, जो कि आकर इस कॉमन हिपेटिक डक्ट में जुड़ जाती है। देन इसे आगे कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट।
कॉमन बाइल डक्ट जो कि आगे जाकर इंटेस्टाइन में खुलती है। इंटेस्टाइन में खुलने से पहले, इंटेस्टाइन में ओपन होने से पहले इसमें पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक डक्ट भी आकर जुड़ जाती है और इसी से पहले यहाँ पर स्पिंटर ऑफ ओडाई पाया जाता है। तो इस वीडियो में हमने गॉल ब्लैडर के मैक्सिमम पॉइंट्स को कवर कर लिया है जिनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सभी पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।